Have a nice day, student. Today we take exercise 7.2. तो इंटीग्रेशन की आज हम लोग 7.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। और आपको देखिए, इसके जो शुरू के 3 चैप्टर हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इंटीग्रेशन सीखने के लिए। यदि आप शुरू के 7.1, 7.2 और 7.3 आपसे बनने लगी तो समझ जाइए कि फिर इंटीग्रेशन फिर आपसे बनने लगेगा और आपकी दिमाग स्वयं काम करने लगेगी कि अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सरसाइज है तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसमें पूरा सपोजिंग है। बिना सपोज किए ये बहुत कठिन है क्वेश्चन। तो इसमें आपको सपोजिंग सीखना है और कब सपोज करना है ये सीखना है। और सपोजिंग कैसे की जाती है तो ट्रिग्नोमेट्री है तो निश्चित है आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी याद होना चाहिए। पॉलिनोमियल है तब क्या करेंगे वो यहाँ आप सीखेंगे। और लॉग वाले क्वेश्चन है तो लॉग वाले तो नॉर्मल रहते हैं। मेन ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल संबंधित आपको यहाँ अच्छे से देखना है। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन ये है ना, इस एक्सरसाइज का इंटीग्रेशन किसका करना, 2x/1 + x²। ये एक पॉलिनोमियल है। तो सपोज इसमें कैसे करते हैं, क्योंकि अब देख लीजिए फ्रैक्शन फॉर्म में है तो फ्रैक्शन का तो इंटीग्रेशन का ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं दिया है कि जिससे आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकें। तो जिसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं तो उसको या तो हम सपोज करते हैं या कि फिर डिनोमिनेटर को किसी न किसी तरह से कैंसिल करते हैं। तो ये देखिए जैसे ये दिया 2x/1 + x²। तो इसमें इस तरह से देखना है कि हमेशा डिनोमिनेटर को अधिकांश माने जनरली जो 90% सपोजिंग होती है वो डिनोमिनेटर को के लिए होती है, माने डिनोमिनेटर को देख के आप सपोज करते हैं। तो कैसे सपोज करते हैं, जैसे ये लिखा है 1 + x²। तो इसमें सपोज करने का तरीका ये होता है पॉलिनोमियल में पहला कि यदि आप डिनोमिनेटर का या न्यूमरेटर का, तो अभी हम आपको बताएं अधिकांश डिनोमिनेटर का है ना, तो हम डिनोमिनेटर देख रहे हैं यहाँ पे। तो यदि हम डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करें तो जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा हुआ है वो आ जाना चाहिए। यदि वो आ जाता है तो मतलब कि आपको डिनोमिनेटर को टी मान लेना है या जो भी आपको मानना है वो आपके ऊपर है, टी माने पी माने जो भी माने। तो ये देखिए जैसे इसमें लिखा है 1 + x²। तो यदि हम इसका डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो हमको 2x मिलेगा। तो मतलब 2x ऊपर है तो 2 से विशेष मतलब नहीं है, x मिल रहा है। 2 का तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो उसको पा सकते हैं। मेन है x मिल रहा है ना। तो चूंकि ये क्वेश्चन शुरू में ही है तो हमको 2x ही मिलेगा। तो मतलब कि 1 + x² को सपोज किए तो हमको 2x मिल गया, इसलिए हमें यहाँ पे 1 + x² को t मानना। यही फंडा या यही फंडामेंटल पूरे पॉलिनोमियल में हम लगाते हैं। जैसे यदि फ्रैक्शन में हो तो फिर मान लीजिए और कठिन आ गए या अलग तरह के आ गए जो सपोजिंग नहीं आते हैं तो उसे हम फिर पार्शियल की ओर चले जाते हैं। पार्शियल आगे पढ़ाएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे इसी तरह सोचना है। तो मेन यही आपको देखना है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1 + x² को t मानेंगे। लेट 1 + x² = t। टी क्यों माने अभी आपको बता दिए, क्योंकि इसका हम यदि डिफ्रेंसिएशन लिए तो हमको 2x मिल जाता है, इसलिए हम इसको टी माने। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए है ना x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा ये वैल्यू x है ना, dx भी लगा है। तो इसका आ जाएगा 2x dt/dx आ जाएगा। तो 2x dx = हम dt लिख सकते हैं है ना। तो आप देखे होंगे बुकों में dt/dx ना लिख के जब ये सपोज करता है तो 2x dx = dt लिख देता है। ये इस तरह से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तब इस तरह से बनता है। तो ये आया। तो ये देखिए अब यहीं पे हमको जो वैल्यू है यहाँ रख देना। तो 1 + x² को हम क्या माने हैं, t। तो 1 + x² के स्थान में हमें t रख देना है और 2x dx है ना, ये 2x dx के स्थान पे हमको क्या रख देना है, dt। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन को टी फॉर्म में बनाना है।
तो ये हो जाएगा, इसलिए I इक्वल टू, अब देखिए 2x dx के स्थान में हम क्या लिख रहे हैं, dt लिख रहे हैं, ये dt लिख दिए। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान में क्या लिख रहे हैं, कि ये बन गया आपका क्वेश्चन, है ना। ये वैल्यू कहाँ से रख रहे हैं, यहाँ से। ये आप शुरू में यदि इसको सॉल्व कर रहे हैं तो लिख भी सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2x dx इन इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह लिख भी सकते हैं, पर जनरली लिखना नहीं चाहिए, नॉर्मल चीज है। जो भी सपोज किए यहाँ रख दिए। हम आपको आज समझाने के लिए 1-2 क्वेश्चन में लिखेंगे, फिर हम भी लिखना छोड़ देंगे, डायरेक्ट ही लिखेंगे। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t रख दिए हैं और 2x dx की वैल्यू हम यहाँ पे dt रख दिए हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे 1/t dt। तो 1/t dt का क्या होता है, अब देखिए इसको हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, t, पूरा t है। तो यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको भी ना कर दीजिएगा। ये i की इक्वल हम सपोज किए हैं, तो i इक्वल टू log t, है ना। 1/t का log t, तो प्लस c। ये आपका इंटीग्रेट हो गया। अब ये t की वैल्यू, ये इंटीग्रेट हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो लास्ट में t जो आप सपोज किए हैं वो वैल्यू रख दीजिए। तो t की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। जब आपका इंटीग्रेट पूरा हो जाए इंटीग्रेशन, तो जो भी आप वैल्यू t के बराबर माने हैं उसको रख देना चाहिए। तो ये हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, i इक्वल टू log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। इसमें देखिए किसको सपोज करेंगे, है ना, log में है तो log x और ये x। तो यदि x का आप डिफ्रेंसिएशन लेंगे, जैसे आप कंफ्यूज हैं तो दोनों का डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, एक उत्तर जरूर मिलेगा। यदि सपोजिंग में आ जाएगा तो एक आंसर जरूर मिलेगा, चाहे न्यूमरेटर का आंसर मिले या डिनोमिनेटर का। तो देखिए x को, यदि आप x को t मानते हैं तो x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे आप तो 1 आएगा। 1 तो ऊपर नहीं है ना। तो यदि डिनोमिनेटर को सपोज करते हैं तो न्यूमरेटर वाला आंसर आ जाना चाहिए, और यदि न्यूमरेटर को सपोज करते हैं तो डिनोमिनेटर वाला आंसर आ जाना चाहिए। तो देखिए जैसे हम x को सपोज किए यहाँ पे तो 1 आएगा डिफ्रेंसिएशन, लेकिन log x का यदि हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/x मिल जाएगा, माने ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये तो 1/x है। ऐसे देखेंगे तो मतलब यहाँ पे हमें log x को सपोज करना पड़ेगा। लेट log x इक्वल टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि log x है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log x का आ जाएगा 1/x dx बराबर dt। अब ये तो समझ में आ गया होगा, ये dt/dx है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से ये हो गया, है ना, जैसे इसमें हम बताए थे ये फॉर्म। तो t का करेंगे तो dt/dx फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमेशा ये यही होगा। जब t का करेंगे तो dt/dx आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर चला जाएगा, तो हम इस बार डायरेक्ट लिखेंगे। अब ये वैल्यू 1/x dx की वैल्यू dt रख देंगे जहां पे क्वेश्चन में है, और log x की जगह पे हम t रख देंगे। अब हम ये वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, क्या कहाँ पुट कर रहे हैं, अब आपको समझ में इसके अकॉर्डिंग ये भी आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़ी क्लास है तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो log x के स्थान पे t रख दिए तो ये हो गया t स्क्वायर, और ये 1/x है, मतलब कि ये देखिए इतनी वैल्यू, ये
1/x dx बन रही है, तो इसकी वैल्यू हम dt रख देंगे। तो dt रखेंगे तो ये t², इतने के स्थान पे dt रखना है तो ये dt हो जाएगा। नीचे ना रख देना कि यहाँ रख दें, ये 1/x dx है इसलिए dt ऊपर ही रहेगा और इंटीग्रेशन में dt ऊपर ही रहता है। तो अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, t फॉर्म में बन गया तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा I = TQ/3+c, है ना, ये x पावर n यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये आया। अब ये आपका क्वेश्चन इंटीग्रेट हो गया। अब यहाँ पे आप t की वैल्यू रख दीजिए और t की वैल्यू क्या माने, log, तो log x^3+c, ये इसका आंसर आ गया। ओके, अब ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या दिया है, 1/x log x। तो थर्ड 1/x + x log x dx, ये दिया है। तो ये देखिए थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में ये है क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए सपोज ही करना है, लेकिन इसका यदि सपोज करेंगे 1 तो हमें मिलेगा नहीं ऐसे। तो माने यदि क्वेश्चन कोई सपोज करें सिंप्लीफाई हो रहा है या कॉमन कुछ चीज आ रही है, उसको भी निकाल लेना चाहिए। तो चूंकि इसमें कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालने के बाद फिर सपोज कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट हो सकता है डायरेक्ट सपोजिंग ना मिले, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई या कॉमन निकाल के कोई वैल्यू कट रही काट के मिल सकता है। तो ध्यान रखिए इंटीग्रेशन तो आपका एक लाइन में होता है, इंटीग्रेशन है आपका मुश्किल से 1 या 2 लाइन में कंप्लीट हो जाता है। उसका मेन फंडामेंटल होता है उसका सिंप्लीफिकेशन। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आगे हम उसको सिंप्लीफाई करके जो भी आइडेंटिटी हम याद किए हैं उसके अकॉर्डिंग लाते हैं, वही चीज़ इसमें वही चीज़ इंटीग्रेशन को कठिन बना देती है। तो यहाँ भी इसको सिंप्लीफाई मांगता है ये क्वेश्चन। तो हम लिख सकते हैं I = 1/x 1 + log x, x कॉमन ले लिए। अब देखिए यदि अब हम यहाँ पे 1 + log x को t मान ले, है ना, तो हमको 1/x मिल जाएगा। तो मतलब कि ये सपोज करेंगे तो हमें 1/x मिल रहा है, इसलिए हम इसको सपोज करना चाहिए, है ना। यदि मान लीजिए 1/x को ले लिए, तो अब यहाँ पे हमें 1 + log x को सपोज करना है। लेट 1 + log x = t। अब इसको जिसको भी ध्यान रखिए सपोज करेंगे इंटीग्रेशन में उसका डिफरेंशिएशन जरूर लेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में थी तो 0 हो गया। तो 0 + 1/x dx = dt, है ना, dt/dx आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये आ गया 1/x dx = dt। अब हमें वैल्यू किसकी रखना है 1/x dx, तो ये देखिए ये पूरी वैल्यू यहाँ पे 1/x dx बनी, इसके स्थान पे हमें dt रख देना है। और 1 + log x ये बन रहा यहाँ, तो t रख देना है। तो I = हो जाएगा 1/, इसकी जगह t रख दिए ये dt, तो कुल ये आएगा। ऊपर चाहे dt यहाँ रखिए dt/t या dt किनारे करके 1/t रखिए। अब 1/t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो I = हो गया log t + c। अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेट हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देंगे।
टी हम किसको माने 1 प्लस log x प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। ओके, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या दिया है, इंटीग्रेट साइन एक्स साइन कॉस एक्स। 4 नंबर दिया है इंटीग्रेट साइन एक्स साइन कॉस एक्स dx, ये दिया है। अब ये देखिए, ये भी साइन है और ये साइन तो ये भी है, पर साइन का जो थीटा है वो cos x लगाया है। जैसे इसका थीटा x है, इस साइन का थीटा है cos x। तो मतलब कि हमें यही सपोज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको आगे हटाना पड़ेगा x फॉर्म में ले आने के लिए, या t फॉर्म में। तो मतलब ये कि हमें यहाँ पे cos x को ही सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको करेंगे तो आपको cos मिलेगा। तो cos मिलेगा तो वैल्यू कहाँ रखेंगे, ये तो साइन cos x है ना, तो इसको तो सपोज नहीं कर सकते। और यदि इसको पूरे को सपोज करोगे साइन cos x को, तो ये नहीं मिल सकता, क्योंकि एंगल फॉर्म में cos x लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे cos x को ही सपोज करना पड़ेगा। तो लेट cos x इक्वल टू t, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x dx बराबर dt, है ना। तो ये देखिए, जो ये साइन माइनस आया है, तो क्वेश्चन में तो कहीं नहीं माइनस है। तो मतलब कि हमें जितनी वैल्यू चाहिए उसी को यहाँ से निकालना है। ध्यान रखिएगा, हम dt की वैल्यू जब निकालते हैं तो क्वेश्चन को देख के निकालते हैं। क्वेश्चन में जितना है उतनी वैल्यू वहाँ होनी चाहिए। उसके अलावा यदि कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, चाहे साइन हो चाहे नंबर, वो dt की ओर चला जाता है। तो चूंकि ये माइनस है और यहाँ माइनस कहीं भी नहीं है, और हमें देखिए ये साइन x dx की वैल्यू रखना है, तो ये आपको दिख रहा होगा, इसमें कहीं माइनस नहीं लगा है। मतलब कि हमें इसको साइन को भी उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, साइन x dx इक्वल टू माइनस dt लिखना पड़ेगा। तो साइन x dx की वैल्यू क्या आई, माइनस dt। अब इसको यहाँ रख दीजिए, cos x की जगह पे t रख देना है, इसलिए ये हो जाएगा i इक्वल टू साइन t, और साइन x dx के स्थान में क्या लिख दिए, माइनस dt। ये तो i इक्वल टू हो गया, माइनस को हम आगे कर दिए, साइन t dt। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन हमको पता है, तो साइन का इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा i इक्वल टू माइनस, अब साइन x का क्या होता है, माइनस cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos t। इसका इंटीग्रेशन प्लस c आपके ऊपर है, तो i इक्वल टू आया cos t प्लस c। अब ये क्वेश्चन आपका t फॉर्म में इंटीग्रेट हो गया। अब t की वैल्यू रख दीजिए, और i इक्वल टू cos t, हम किसको माने थे, cos x को माने थे, तो cos x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, फिफ्थ नंबर सॉल्यूशन फिफ्थ, i इक्वल टू साइन ax प्लस b। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन शायद हम गलत लिख लिए हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लिख देंगे cos। देखते हैं, cos ax प्लस b, cos ax प्लस b, ये है क्वेश्चन। ये हम यहाँ थोड़ा गलत लिख दिए थे, आधा ही लिखे क्वेश्चन। ये cos ax प्लस b। ओके स्टूडेंट, अब देखिए
ये क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो साइन एक्स कास एक्स दिया है। अब इसका देखिए डायरेक्ट करेंगे तो कहाँ कर पाएंगे इंटीग्रेशन, इनटू फॉर्म में है दोनों फंक्शन, है ना। और यदि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जो बहुत बच्चे पढ़े वो लगाएंगे भी तो फिर बाद में आई की वैल्यू रखना पड़ेगा और वो चैन रूल में चला जाएगा तो और कठिन हो जाएगा। तो मतलब ये कि आगे इसको आइडेंटिटी फॉर्म में बनाइए, माने इनमें से किसी एक को साइलेंट कर दीजिए, वो हट जाए, है ना। चाहे कास बचे चाहे साइन बचे, दोनों ना रहे। या दूसरा तरीका है कि इन दोनों को या तो प्लस माइनस से अलग कर दीजिए, तो तब भी हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो दो तरीके हैं, या तो प्लस से या माइनस से इन दोनों को अलग कीजिए, या कि कुछ ऐसी सपोजिंग लीजिए कि ये एक वैल्यू बन जाए जिसका इंटीग्रेशन होता हो, या कि कोई आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की यदि काम कर रही तो वो लगाइए। तो आइडेंटिटी काम कर रही है क्योंकि तुम्हें पता है साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a cos a, है ना, ये होता है यहाँ पे। तो ये देखिए क्वेश्चन हमारा इतना दिया हुआ है, ये वाला, है ना। थीटा तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया, साइन ए cos a, साइन ए cos a। इस साइन ए cos a में 2 नहीं है, एब्सेंट है 2, तो हमको 2 आगे बनाना पड़ेगा, तब तो ये आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। माने ये वैल्यू किसके इक्वल है, 2a के, तो जरूरी है कि यहाँ 2 होना चाहिए यहाँ। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आगे 2 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 2 साइन ax प्लस b cos ax प्लस b dx। अब ये फॉर्मेट में आ गया। अब इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं साइन 2a, है ना। a के स्थान पे हमारा ax प्लस b है। तो हाँ, पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये सेम एंगल के लिए फार्मूला है ना। ये किसके लिए फार्मूला है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ तो एंगल सेम सामने ये लगा दीजिए। मान लीजिए यहाँ दोनों डिफरेंट हो, ये ax प्लस b हो, ये cx प्लस d हो, या अदर एंगल हो, तब क्या करोगे, तब इस तरह के क्वेश्चन में, हालांकि आइडेंटिटी उस तरह की लिखी है पर उससे ज्यादा आसान है साइन c प्लस साइन d वाली आइडेंटिटी, जो 4 ठो हैं उनको याद कर लीजिए, उससे फिर पूरा आएगा, है ना। यदि दोनों एंगल डिफरेंट है तो उस फॉर्म में साइन c प्लस d लगा के दोनों को अलग कर दीजिए तो ये अपने आप आ जाता है। तो ये, तो अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन 2a। तो i इक्वल टू हुआ 1/2 साइन 2a के स्थान पे हमारा एंगल ax प्लस b है, ax प्लस b। तो ये dx हो गया। तो i इक्वल टू हो गया 1/2 साइन 2ax प्लस 2b हो जाएगा dx। ये अब आपको हम बताए थे, इसको t मानिए या ना मानिए, सिंगल डिजिट है। साइन का आपको पता है, साइन का क्या होता है, कास होता है। अब साइन का कास होता है, अब इसमें साइन का कास होता है, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/2 माइनस कास 2ax प्लस 2b अपान 2a, है ना। आपको आइडेंटिटी हम समझाए थे शुरू दिन, यदि देखे हो। बहुत बच्चे इसको t मान के फिर यहाँ कर देते हैं, वो भी सही है, पर इस तरह क्वेश्चन में t मानने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप करते हैं तो ठीक है, 2ax को t मान लिए फिर रखे, पर ध्यान रखिए यहाँ पे जब t मानेंगे इसको तो यहाँ पूरी वैल्यू फिर आपको dt फॉर्म में लानी पड़ेगी। तो ये वाली आइडेंटिटी हम आपको ध्यान दिलवा रहे हैं साइन ax की। इसकी यदि आप आइडेंटिटी ये वाली ax वाली पढ़े हैं तो ये माइनस कास ax अपान a हो जाता है। तो थीटा ये यहाँ से यहाँ तक है, पर आप इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का कोफिशिएंट हमेशा नीचे चला जाता है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2a, तो 2a चला गया। हमें इस 2b से कोई मतलब नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसका कोफिशिएंट हमेशा नीचे आ जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया प्लस c। हम यहाँ इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में टी तो कहीं माने नहीं है, तो इसका आपका आंसर जो आया, आंसर तो आ गया है, सही ढंग से लिख लें। आई इक्वल टू ये 4 हो गया यहाँ पे, माइनस कास 2ax प्लस 2b अपॉन 4a प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ax प्लस b dx, आई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए रूट लगा है, एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लीजिए, तो ax प्लस बी की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, है ना। अब क्योंकि ये x की पावर n बन गया, तो x की पावर n बन गया तो यहाँ x की पावर n लगा दीजिए। बहुत बच्चे इसको भी t मान सकते हो, जैसे हम देखिए इसमें दोनों ढंग बता देते हैं। जैसे t नहीं मानना है तो ये उत्तर क्या आएगा, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के ही रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें पता है ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं, तो t मानने की क्या जरूरत है। और नहीं मान कर पाते तो t मान लीजिए, तो आगे हम डायरेक्ट करते हैं। तो क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है, तो इसके आधार पे यदि ये पूरी वैल्यू x है तो ये हो जाएगी ax प्लस b की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। फिर आपको हम बताए हैं कि यदि कोई इसमें कोफिशिएंट लगा हो, है ना, x के साथ कोफिशिएंट का मतलब कि उसके कोफिशिएंट तो आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल ही मतलब है, ये यहाँ है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि a लगा है तो ये वैल्यू भी कहाँ चली जाती है, यहाँ पे चली जाती है। तो हम लोग x की पावर n वाला पढ़ते हैं, तो यहाँ 1 मान के आप चल सकते हैं, यदि 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो इस तरह से। तो x का कोफिशिएंट यहाँ a है तो हम a लिख दिए, बस ये आपका इंटीग्रेट हो गया। तो ये आ गया ax प्लस b की पावर 3/2 अपान 3a अपान 2 बराबर 2ax प्लस b की पावर 3/2 अपान 3a, ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में सॉल्यूशन 7, आई इक्वल टू x रूट x प्लस 2 dx, ये दिया, तो ये रूट है तो एक्सपोनेंट बदल लीजिए आगे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। ओके, लेकिन फिर भी ये दोनों इंटू से जुड़े हैं, तो आप देखिए यदि x प्लस 2 को सपोज करेंगे डिफ्रेंसिएशन, फिर 1 आएगा, तो 1 तो है नहीं, x dx है यहाँ, यदि x को सपोज करेंगे तो भी 1, तो मतलब कि यहाँ सपोज काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम एक को सपोज करें तो दूसरा नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे इस स्थिति में हमें क्वेश्चन को क्या करना चाहिए कि जो भी कांस्टेंट नंबर लगा हुआ है प्लस या माइनस से, है ना, तो उतने नंबर को प्लस या माइनस करके हमें आगे वाला नंबर एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो इसको भी हम x प्लस 2 बनाएंगे, तो मान लीजिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, i इक्वल टू x को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बात तो वही है। तो हम इसको ये बनाने के लिए x प्लस 2 बनाने के लिए इसमें हम 2 प्लस और माइनस की ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 1/2 dx, है ना। और इसी तरह के क्वेश्चन इंटीग्रेशन में कठिन माने भी जाते हैं। तो अब i इक्वल टू ये x प्लस 2 और यहाँ पे ये जो 2 लिए हैं, माने ये -2 ऐसे लिख लीजिए, x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। ये तो इससे फायदा ये होगा
कि जब हम इसका इसमें अब इनटू करेंगे तो ये देखिए दोनों ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, प्लस से दोनों ही एक्सपोनेंशियल अलग हो जाएंगे। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका इन दोनों में इंटू किए तो x प्लस 2 है ना, इसकी पावर यहाँ जुड़ जाएगी 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, इसका इसमें इंटू किए तो फिर -2 का इसमें करेंगे तो x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। ये देखिए अब ये इंडिपेंडेंट टर्म बन गया और x ये भी है ये भी है, x की पावर n x की पावर n। तो अब यहाँ पे x प्लस 2 की पावर 3/2 इसको हम लिख सकते हैं dx माइनस 2 को हम बाहर लिखे दे रहे हैं x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा है ना, क्योंकि ये पूरा x हो गया, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 नीचे जाएगा, तो 1 तो आप समझ ही गए होंगे कि नहीं लिखा जाता। तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो i इक्वल टू हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x प्लस 2 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया, फिर -2 तो ये हो जाएगा x प्लस 2 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो i इक्वल टू हो जाएगा ये x प्लस 2 की पावर 5/2 5/2, ये हो जाएगा 2 इंटू x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो i इक्वल टू लिख सकते हैं 2/5 x की पावर 2 5/2 माइनस 4 x प्लस 2 अपॉन 3n 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 8 नंबर में ये दिए हुए हैं, देखिए 8 9 10। तो सॉल्यूशन नंबर 8 क्या दिया है, i इक्वल टू x √1 प्लस 2x स्क्वायर dx। पिछले बार क्वेश्चन यदि आपको अभी पढ़ाएं ध्यान होगा, उसमें किसी भी तरह से सपोज नहीं आ रहा था, माने डायरेक्ट जिस तरह हम लोग लेते हैं, जैसे इसको सपोज किए तो ये आ जाए या कि इसको सपोज करें तो ये नहीं आया, तो फिर क्या किए, जो भी डिजिट दिया था कांस्टेंट नंबर उतना प्लस या माइनस कर लिए। इसमें देखिए आगे इसमें यही देखना है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इसमें रटने की जरूरत नहीं, आगे आप सपोज देखिए उसका, तो आता है यदि तो ठीक है, नहीं आता तो फिर आप दूसरा ढंग से फिर उसको कीजिए, माने जैसे अभी किए पिछला क्वेश्चन। तो ये देखिए इसको सपोज करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 तो यहाँ है नहीं पूरा, ये पूरा मिल जाना चाहिए, लेकिन इसको यदि हम सपोज करते हैं तो x dx हमको मिल जाता है ना, कांस्टेंट से नहीं मतलब, कांस्टेंट ट्रांसफर हो सकता है, मेन इसके वेरिएबल से मतलब है, x dx हमको मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे 1 प्लस 2x स्क्वायर को यदि सपोज कर लें तो दूसरी वाली दूसरी वैल्यू हमको मिल जाती है ना, दूसरी वैल्यू मतलब जो इसमें दिया है। तो लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t मान लिए। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सपोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इनटू फॉर्म में है ये और ये, इसलिए है ना। एक कारण ये भी कि जैसे इधर x है इधर भी, तो इंटीग्रेशन तो हो रहा, पावर तो ये भी है, तो लेकिन क्योंकि ये इनटू फॉर्म में है तो इसको किसी एक वैल्यू बनाने के लिए सपोज कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका 0 प्लस 4x dx इक्वल टू dt। आपको समझ में आया होगा, dt/dx तो क्रॉस मल्टीप्लाई से dx इधर आ जाता है, तो चूंकि ये 0 हो गया तो हम यहाँ वाला लगा दिए। वैल्यू हमको किसकी चाहिए, सिर्फ इतने की चाहिए, तो हमको मतलब x dx ही यहाँ रहना चाहिए, तो x dx इक्वल टू हो जाएगा 1/4 dt।
अब x dx के स्थान पे ये रख देना है और 1 + 2x स्क्वायर के स्थान पे t इसमें, तो I = हो जाएगा √t और x dx के स्थान पे 1/4 dt। तो I = हो गया 1/4, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो t की रिस्पेक्ट में किए तो ये x की पावर n फॉर्म है, तो 1/4 t की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1। अब आपसे डायरेक्ट बनता है ये, तो 3/2/3/2 भी लिख सकते हैं प्लस c। अब इसको सही ढंग से लिख दीजिए, I = t की पावर 3/2 + c। तो I = हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 + c t की। अब ये इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेट तो यही हो गया है आपका क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन कर दिए लास्ट तक। तो अब यहाँ पे t की वैल्यू क्या माने हैं 1 + x²। तो I = हो जाएगा 2/3 1 + x² 3/2 + c। ये आपका आंसर हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। तो 9 नंबर में क्या है, 9 I = 4x + 2 x² + x + 1 √dx। अब इसमें भी वही देखिए, हम इसको सपोज करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, पर इसको सपोज करेंगे तो ये जरूर मिल जाएगा। पर आपको ये भी बताए हैं कि कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्ट, जैसे आप इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो 2x + 1 आएगा, है ना, पर ये 2x + 1 नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हम इसमें से यदि 2 निकाल लें तो 2x + 1 बन जाता है ना। तो इस तरह भी देखिएगा, ये नहीं कि उसको देखें और इधर सोचे नहीं आया, कॉमन निकल रहा है। यदि कॉमन निकालने से बन रहा है काम तो वो भी काम कर लेना चाहिए। तो I = 2 हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं इसमें से, तो 2x + 1 आ जाता है। ये x² + x + 1 dx। अब हम इसको सपोज कर लेते हैं, तो लेट x² + x + 1 = t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आया 2x + 1 dx = dt। अब ये वैल्यू वहाँ रख दीजिए जो भी यहाँ है, तो I = हो जाएगा 2। अब ये देखिए, ये तो 2 कांस्टेंट है तो हम यहाँ रखे दे रहे हैं। हम ये इतने की वैल्यू हमको चाहिए थी ये वाली, तो 2x + 1 dx के स्थान पे हम dt रख दे सकते हैं। तो मतलब कि ये हम 2 यहाँ रख दिए = और इसके स्थान पे t है तो t √ dt। ठीक, ये आ गया आपका। मान लीजिए हम डायरेक्ट लिखें तो यहाँ भी 2 dt लिख सकते हैं, फिर 2 कर लीजिए। तो I = ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिए तो 1/2 dt हो जाएगा। अब 1 इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए, तो I = इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये आएगा 2 t की पावर 3/2/3/2 + c। तो I = आया 4/3 t की पावर 3/2 + c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, तो I = आया 4/3 t की वैल्यू हम ये माने हैं, तो ये आया x² + x + 1 + c। फिर 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10 नंबर में क्वेश्चन I = क्या दिया है 1/x - √x।
ये देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें तो कोई नहीं आ रहा है ना, ये वैल्यू तो 1 मानी जाएगी, प्लस में है, इंटू होती तो बात, इंटू से होता तो इसको मान सकते थे, पर इन दोनों बीच इंटू नहीं है। यदि ये ऐसा होता तब आप सपोज में सोच सकते थे, क्योंकि इंटू से है तो सपोजिंग सोची जा सकती है। प्लस माइनस से अलग है तो मतलब वो पूरी यहाँ से यहाँ तक एक ही वैल्यू है, तो मतलब ये सपोजिंग से नहीं है, आगे इसको किसी न किसी तरह से बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स तो लिख सकते हैं, बात वही है ये dx। अब रूट एक्स यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो i इक्वल टू 1 अपान रूट एक्स, तो रूट एक्स माइनस 1 हो गया dx। मतलब ये अब हम कुल मिला के हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया यहाँ पे, है ना, इनटू फॉर्म में ले आ लिए इसको, तो इसका हम फैक्टराइज कर लिए। फैक्टराइज करने के लिए आगे हम एक्स को इस ढंग से लिख लिए। अब देखिए इनटू फॉर्म में है, तो अब हम इसको सपोज कर सकते हैं, इसको सपोज करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। तो लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी मान लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखे ले रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि n x n माइनस 1 डिफरेंशिएशन, ये 0 हो जाएगा, dx इक्वल टू dt। तो ये माइनस है तो इसको नीचे लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, dx बराबर dt, या 1/2 रूट एक्स dx बराबर dt। पर अब हमको चाहिए कितना, इतने की वैल्यू चाहिए, ये dx बना रहा है, ये यदि इसको आप t मान लिए हैं, तो जिसको आप t माने हैं उसके बाद जितनी भी वैल्यू बचती वो dx के साथ चली जाती है। तो मतलब कि ये तो t है, तो मतलब इतनी वैल्यू हमारी बच गई, मतलब ये dx के साथ इंटू में है, तो हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, तो 2 यहाँ एक्स्ट्रा है, तो इसको 2 को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो 2 dt इसको हम लिख सकते हैं ये। अब वैल्यू आप रख दीजिए, एक वैल्यू आपकी ये है और एक वैल्यू आपकी ये, इन वैल्यूओं को यहाँ पे रख देना, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/√x dx की जगह पे हम लोग dt रखेंगे, तो ये dt रख दिए, और इसके स्थान पे t रखेंगे, तो ये t रख दिए। अब देखिए इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, मेन इसमें है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई के बाद तो चूंकि हम लोग आइडेंटिटी बनाते हैं इसमें, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो आइडेंटिटी जहाँ बनी तो एक लाइन में इंटीग्रेशन हो जाता है। तो मेन है क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन। तो आई इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1/t का हो जाएगा log t प्लस सी। तो आप t की वैल्यू रख दीजिए, और log t की वैल्यू हम क्या माने हैं, √x माइनस 1 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 10 क्वेश्चन हो गए, 2-4 क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन ये आपके बड़े बढ़िया क्वेश्चन हैं, और इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को भी बनाते हैं कि इंटीग्रेशन कठिन क्यों माना जाता है। तो आप ये देखिए, ये क्वेश्चन कुछ ठीक भी है, ये क्वेश्चन और उससे ज़्यादा क्लिष्ट बनाया है। तो आपसे जब इन तरह के क्वेश्चन बनने लगते हैं तो मतलब इंटीग्रेशन समझ में आने लगता है। तो छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की ओर अब धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं। तो हम जैसे ये क्वेश्चन ले रहे हैं, x/x + 4, ये अब देखिए ये सपोजिंग से तो मिलेगा नहीं,
तो मतलब कि इसको हम फ्रैक्शन में है, तो इसके पहले एक हमने क्वेश्चन ध्यान होगा एडजस्ट किए थे 2 को प्लस या माइनस करके, ये भी उसी फॉर्म का है। तो यदि एडजस्ट ना हो, यदि कांस्टेंट नंबर इधर हो रहा फ्रैक्शन में है, तो ध्यान रखिए आप उतना ही नंबर प्लस और माइनस कर लिया कीजिए तो आ जाएगा। तो जैसे ये +4 है तो हम इसमें ऊपर +4 -4 कर सकते हैं। तो i = हो गया x + 4 - 4, है ना। ये तो हम लिख सकते हैं ऊपर ये x + 4। तो इसको हम देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म में बना ले रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए ये। तो अब ये देखिए ये वैल्यू हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से हम इसको अलग कर दिए, तो ये दोनों अलग हो गए, तो इन दोनों के साथ हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग। तो i = हो जाएगा x + 4 की पावर 1/2 माइनस 4/x + 4 की पावर 1/2 dx। यहाँ भी dx लगा सकते हैं ये। अब इसको सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, न्यूमरेटर में ले ही जाना पड़ेगा। तो x + 4 × x + 4 की पावर -1/2 dx हो जाएगा। और इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो 4x + 4 की पावर -1/2 dx हो जाएगा। ये सेम बेस है, इंटू से है तो पावर प्लस हो जाएगी। तो मतलब कि इसकी पावर प्लस होगी तो 1 - 1/2 प्लस करेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं x + 4 की पावर 1/2 dx। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई में है, x + 4 की पावर -1/2 dx हो गया। अब ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x की पावर n ये भी है ये भी है। तो हम लिख सकते हैं i = x + 4 की पावर ये 3/2 आ जाएगा, है ना। 1/2 तो प्लस होगा तो अपॉन 3/2, फिर -4 x की पावर ये देखिए माइनस है तो -1/2 + 1 करेंगे तो ये भी क्या आएगा 1/2। तो x + 4 1/2 अपॉन 1/2। तो ये वैल्यू आपकी क्या आई 2/3 x + 4 की पावर 3/2 -8 x + 4 की पावर 1/2 ये। तो अब देखिए ये तो आपका आंसर आ गया है। जैसे कोई भी क्वेश्चन यदि रूट फॉर्म में मान लीजिए इसको लिखना है 3/2 को लिखना है तो इसको x√x भी लिख सकते हैं इस फॉर्म से। चाहे इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे ये हटाना है आपको, रूट फॉर्म में उत्तर देना है पूरा, तो 2/3 इसको लिख सकते हैं। यहाँ हम एक आइडेंटिटी बना देते हैं ये तो इससे आप समझ लीजिएगा। तो x + 4 √x + 4 ये लिख सकते हैं इसके अनुसार। फिर -8 √x + 4 ये आपका आंसर आ गया। और भी आंसर ले आ सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, मेन आंसर आपका यही है ना। इसके आगे तो सिंप्लीफाई है, आप जहाँ तक करेंगे उतना उत्तर सिंपलेस्ट होता जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब जैसे ये क्वेश्चन है देखिए, सपोज में तो किसी तरह से नहीं आएगा। x की पावर 5 को सपोज करेंगे तो x की पावर 4 आएगा, इसको सपोज करेंगे तो 2 आएगा। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, इनटू से भी है तो इनटू था इसीलिए हम सपोजिंग सोचे, यहाँ प्लस होता तो हम अभी जैसे किए तो क्वेश्चन 12वां नंबर। यहाँ देखिए यदि इसको सपोज करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, इसको करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, मतलब कि हमें यहाँ पावर एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3x² dx।
है ना। अब यहाँ पे चाहे हम एक्स क्यूब माइनस 1 को टी मान लें, चाहे एक्स क्यूब को टी मान लें, ये अब आपके ऊपर है, दोनों से उत्तर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक्स की पावर 3 को टी मान लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 2x dx बराबर dt। तो x dx इक्वल टू 1/2 dt, ये आ गया। क्यों क्यों एक्स स्क्वायर आएगा, ये यहाँ एक्स क्यूब को माने हैं तो ये 3, तो 1/3 ये आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पे हमें 1/3 dt रख देना है, और जहाँ भी एक्स क्यूब है वहाँ t रख देना है। तो I इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 1/3 t, और एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे 1/3 dt। तो I इक्वल टू हो जाएगा 1/3 t माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू टी डी टी। ये तो अब देखिए अभी भी ये नहीं बन रहा है, इंटू फॉर्म में है, फैक्टराइज है पर नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सपोज में भी नहीं आएगा। तो हाँ, एक चीज़ और है, यदि मान लीजिए अगली स्टेप किए और नहीं आ रहा तो फिर से सपोज कर सकते हैं, जैसे टी माने तो यू मान लीजिए अगले स्टेप के लिए। पर यहाँ पे सपोज में नहीं आ रहा है, तो अभी जैसे हम क्वेश्चन में करते थे, इसमें -1 है तो इसमें भी -1 बना लीजिए। तो -1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उतने ही नंबर को प्लस माइनस कर सकते हैं। ये तो हम इसको लिख सकते हैं t माइनस 1 प्लस 1, ये इस तरह से dt, ये हो जाएगा। तो अब देखिए t माइनस 1 को हम अलग किए ले रहे हैं, क्योंकि t माइनस 1 की जरूरत। अब इस नंबर का इन दोनों में इंटू कर दीजिए, तो क्वेश्चन तो आपका डिफरेंशिएट हो जाए। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 1/3 t माइनस 1 का 1 की पावर 3, इसका इसमें इंटू कर दिए हैं, फिर प्लस t माइनस 1 की पावर 1/3 dt। यहाँ dt है, हम लिखे नहीं है। तो I इक्वल टू 1/3, इसको देखिए पावर जुड़ जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे 1/3 में तो क्या आ जाएगा 4/3 dt प्लस t माइनस 1 की पावर 1/3 dt, ये आ गया। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो I इक्वल टू आ जाएगा 1/3 t माइनस 1। अब x वाली वैल्यू लगेगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 1, 4/3 प्लस 1। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 7/3, और ये हो जाएगा t माइनस 1 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1। ये देखिए ये जो 1/3 हम लिए थे, तो यहाँ गलती का हो जाएगी, ये आप इसको ब्रैकेट ले लीजिए यहाँ से। क्यों? क्योंकि 1/3 का पूरे में इंटू होगा, ये या तो 1/3 दोनों में लगा दीजिए या इंटू लगा दीजिए। ये देखिए जैसे हम 1/3 यहाँ भी लगा दिए, ओके, ये ब्रैकेट हो गई तो इंटू फॉर्म में। तो I इक्वल टू हो जाएगा 1/3 t माइनस 1 7/3 प्लस t माइनस 1 4/3 ये आया। तो I इक्वल टू आ जाएगा 1/3 3/7 t माइनस 1 7/3 प्लस 3/4 और t माइनस 1 4/3। ये सिंप्लीफाई कर लिए। अब यहाँ पे
3 कॉमन लेके इसको काट सकते हैं और t की वैल्यू रख दीजिए। तो हम यहाँ पे 3 कॉमन लिए ले रहे हैं और तो 1/7 t की वैल्यू हम क्या माने हैं x3, तो ये हो जाएगा x³ - 1 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 4/3। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आपका ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। यदि नहीं भी होता है तो लगभग 1-2 क्वेश्चन बचेंगे, तो भी आपकी अगली एक्सरसाइज सेकंड लेक्चर में शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए स्टूडेंट हैव ए नाइस डे।